वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जात पात और इलाकायत जैसी बुराइयों को समाज से खत्म करने की अपील। आबी तहफ्फुज, डिजिटल लेन देन और स्वच्छता जैसे 10 अहद करने पर दिया जोर। एक मुल्क एक इलेक्शन से मुतालिक दिल्ली में आज होगी आला सतही कमेटी की दूसरी मीटिंग। रोड मैप शेयर करने पर होगी कोविंद कमेटी की तवज्जो। इसराइल हमास तनाज़े के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने गजा के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के तई तशवीश का किया इजहार। इंसानी क़वानीन का दिया हवाला। यरग़माल बनाए गए लोगों के अहल खाना से भी मिले एंटोनियो गुटेरेस। अहमदाबाद में आज से शुरू होगा आदि महोत्सव। 3 नवंबर तक खाने पीने और दस्तकारी का फन से लेकर पहनावे तक में दिखाई देगी कबायली सकाफत की झलक। एक रोजा क्रिकेट आलमी कप में दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड्स का होगा मुकाबला। कल हुए मुकाबले में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बांग्लादेश को शिकस्त फाश। पैरा एशियाई खेलों में भारत की शानदार कारकर्दगी का सिलसिला जारी। भारत ने अब तक 9 सोने, 12 चांदी और 13 कांसे के तमगे समेत जीते कुल 34 तमगे। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के लाल किले में मुनक़दा दशहरे की तकरीबात में शिरकत की। सदर जमहूरिया ने यहां पर मुनक़दा रावण दहन प्रोग्राम में भी शिरकत की। इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि दशहरे का त्यौहार हमारी अजीम कौम की मुश्तरका इक़दार की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि यह त्यौहार माशरे में सच्चाई, अखलाकियात और बाक़वार तर्ज अमल अपनाने की तहरीक भी देता है। सदर जमहूरिया ने कहा कि आज भी हमें बदउनवानी, अदम मसावात, नाख्वानदगी, मौसमियाती तब्दीली और दहशतगर्दी की शक्ल में रावण जैसी कई बुराइयों का सामना है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम की जिंदगी की अक़दार इन तमाम चैलेंजों से निपटने में हमारी मदद कर सकती हैं। मुल्क भर में दशहरे का त्यौहार पूरी धूमधाम से मनाया गया। इस तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। पीएम ने राजधानी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 में रावण दहन प्रोग्राम में शिरकत की और एक ऐसा माशरा बनाने पर जोर दिया जिसमें जात पात और इलाकायत के लिए कोई जगह न हो। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। नवरात्र की शक्ति पूजा का संकल्प शुरू होते समय हम आराधना करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब पूजा पूर्ण होती है तो हम कहते हैं, देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। हमारी शक्ति पूजा सिर्फ हमारे लिए नहीं, पर पूरी सृष्टि के सौभाग्य, आरोग्य, सुख, विजय और यश के लिए की जाती है। दशहरा झूठ पर सच की जीत की अलामत है। पूरे मुल्क के साथ साथ द्वारका दिल्ली में भी दशहरे का त्यौहार पूरे जोश खरोश के साथ मनाया गया। यहाँ पीएम मोदी ने भी रामलीला के स्टेज के प्रोग्राम का लुत्फ उठाया। इस मौके पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए गए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि राम की जीत का त्यौहार हुब्बुल वतनी का त्यौहार बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि रामलल्ला जल्द ही अयोध्या में नस्ब होने वाले हैं और उनकी आमद से कबल ही मुल्क में नेक निशानात नजर आने लगे हैं। राम मंदिर में भगवान राम के विराजमान के
बस कुछ ही महीने बचे हैं। भगवान श्री राम बस आने ही वाले। उस हर्ष की परिकल्पना कीजिए जब शताब्दियों के बाद राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा विराजेगी। जब भगवान राम का आगमन होने ही वाला था तो पूरी अयोध्या में शुगुन होने वाला था। तब सभी का मन प्रसन्न होने लगा। पूरा नगर रमणीक बन गया। ऐसे ही शगुन आज हो रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि विजयदशमी के मौके पर न सिर्फ रावण का पुतला जलाना चाहिए बल्कि जात पात और इलाकायत की बिगाड़ को भी जलाना चाहिए। उन्होंने अहले वतन से भी कहा कि वो आज के दौर में ज्यादा एहतियात बरतें। यही वो समय भी है जब भारत को पहले से बहुत सतर्क रहना जरूरी है। हमें ध्यान रखना है कि आज रावण का दहन बस एक पुतले का दहन न हो, ये दहन हो हर उस विकृति का जिसके कारण समाज का आपसी सौहार्द बिगड़ता है। ये दहन हो उन शक्तियों का जो जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर मां भारती को बांटने का प्रयास करती। ये दहन हो उन विचार का जिसमें भारत का विकास नहीं स्वार्थ की सिद्धि निहित है। वजीर आजम ने हमवतनों से मुतालबा किया कि वो सरकारी स्कीमों के जरिए गरीबों को बुनियादी सहूलियात फराहम करें और उसके मुकम्मल होने तक आराम ना करें। ब्यूरो इनपुट के साथ मुकेश शुक्ला की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में भी विजयदशमी का त्यौहार मजहबी अकीदत और जोश खरोश के साथ मनाया गया। कोलंबो में इंडियन कल्चरल एसोसिएशन ने स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर के ताउन से इस मेले का एहतमाम किया। नवरात्रि और दुर्गा पूजा के अख्तिताम के इस मौके पर बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने पूजा और आरती में शिरकत की। इसके बाद सिंदूर खेला का भी एहतमाम किया गया। और बैनुल-अक़वामी कुल्लू दशहरा भगवानों का महाकुंभ शुरू हो चुका है। बैनुल-अक़वामी कुल्लू दशहरा हिमाचल प्रदेश में भगवान रघुनाथ की अजीमुश्शान रथ यात्रा के साथ शुरू हुआ। अजीमुश्शान देव मिलन को देखने के लिए बड़ी तादाद में अकीदतमंद जमा हुए। और आइए रुख करते दीगर खबरों का। एक मुल्क एक इलेक्शन पर आज दिल्ली में एक अहम मीटिंग होगी। साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की सरबराही में कमेटी की ये दूसरी मीटिंग होगी। कहा जा रहा है कि कमेटी आज लॉ कमीशन के साथ रोड मैप शेयर करेगी, जिसमें बैक वक्त इंतखाबात के निकात से मुतालिक ख्यालात का तबादला किया जाएगा। इससे कबल 23 सितंबर को मरकजी हुकूमत की तरफ से बनाई गई आला सतही कमेटी की पहली मीटिंग हुई थी, जिसमें यह तय पाया था कि इंतखाबात के मामले पर तस्लीम शुदा कौमी और इलाकाई जमातों की राय ली जाएगी। साबिक सदर जमहूरिया की सदारत में 2 सितंबर को तश्कील दी गई इस कमेटी में वजीर दाखिला अमित शाह और साबिक रुकन पार्लियामेंट गुलाम नबी आजाद समेत 8 अरकान हैं। वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल को खुसूसी रुकन बनाया गया है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अहमदाबाद में आज से आदि महोत्सव शुरू हो रहा है। 3 नवंबर तक चलने वाले इस मेले में कबायली सकाफत के तमाम रंग नजर आएंगे। कबायली उमूर के मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा आदि महोत्सव का इफ्तिताह करेंगे। इसमें कबायली सकाफत, दस्तकारी, खाने पीने और माशी कोशिशों के मुख्तलिफ तरीक़ों की नुमाइश के लिए 100 से ज़ायद स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां लोगों को दस्तकारी, हैंडलूम, मिट्टी के बर्तन, जेवरात जैसी अशिया की नुमाइश का मुआयना करने का मौका मिलेगा। इस मौके पर जिन मौजूद शख्सियात की शिरकत मुतवक्का है, इनमें राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट रमीला बेन बारा, गुजरात हुकूमत में कबायली तरक्की के वजीर डॉक्टर कुबेर भाई जिंडोर के अलावा ट्राइफेड के सीनियर अफसरान के शामिल होने की उम्मीद है।
आदि महोत्सव भारत के कबायली विरसे को जानने का एक अहम जरिया साबित हो रहा है। अगली खबर, वजीर तिजारत पीयूष गोयल रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के 7वें एडिशन में शिरकत के लिए सऊदी अरब में हैं और आज उनके दौरे का आखिरी दिन है। अपने दौरे के पहले दिन उन्होंने कॉन्फ्रेंस के पहले इजलास से खिताब किया। उन्होंने मुल्क में तरक्की और खुशहाली के लिए सरमायाकारी की नई राहों पर अपने ख्यालात का इजहार किया। पीयूष गोयल ने मुस्बत आलमी असर पैदा करने पर भी जोर दिया। अपने दौरे के दौरान पीयूष गोयल ने वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा से भी मुलाकात की। पीयूष गोयल ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में बंगा से मुलाकात की तस्वीर भी शेयर की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में संभल जिले के सौत नदी का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि मुल्क ने फर्ज के एहसास की ऐसी मिसाल यूपी के संभल में देखी है। 70 से ज्यादा देहात और हजारों की आबादी के बारे में सोचें। जिला संभल के लोगों ने अवामी शिरकत की एक ऐसी मिसाल पेश की है जिसमें संभल जिला की सबसे बड़ी सौत नदी को मकामी लोगों और इंतजामिया की कोशिशों से दोबारा जिंदा किया गया है। पेश है ये खास रिपोर्ट। अगर लोग कुछ करने का आज़म कर ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। उत्तर प्रदेश में जिला संभल के लोगों ने अवामी शराकत की एक ऐसी मिसाल पेश की है जिसमें संभल जिले की सबसे बड़ी सोत नदी को मुकामी लोगों और इंतजामिया की कोशिशों से दोबारा जिंदा किया गया है। अमरोहा से शुरू होकर संभल से होते हुए बदायूं तक बहने वाली नदी इस इलाके के लिए लाइफलाइन के तौर पर जानी जाती थी। इसका पानी किसानों की खेती के लिए असल जरिया था, लेकिन वक्त के साथ साथ नदी का बहाव कम होने के सबब तजावुजात बढ़ते गए और ये खात्मे के नजदीक पहुंच गई। कुछ अरसा पहले संभल के लोगों ने सोत नदी को जिंदा करने का आज़म किया। यह नदी गंगा जी की एक सहायक नदी है और अमरोहा जनपद से शुरू होकर ये संभल से होते हुए बदायूं जाती है और वहां पर गंगा जी से मिलती है। संभल में इसका जीर्णोद्धार कार्यक्रम मनरेगा योजना के अंतर्गत हम लोगों ने करवाया। नवंबर 2022 में इसको शुरू किया गया और लगभग जून जुलाई 2023 तक इस कार्य को पूरा कराया गया। हमारे यहाँ पे ये 5 विकास खंडों में 71 ग्राम पंचायतों से होकर नदी गुजरती है और लगभग 1,72,000 मानव दिवस सृजित करके हम लोगों ने इसका एक बृहद कार्यक्रम आयोजित किया। इसकी शुरुआत की जहाँ जहाँ पर इसकी भूमि पर कब्जे थे वहाँ पर भूमि को चिन्हांकित करवाया। एसडीएम्स और तहसीलदारों के माध्यम से इस भूमि को कब्जा मुक्त करवाने के बाद मनरेगा योजना के अंतर्गत बीडीओज के द्वारा एक टीम गठित करके इसको पुनः जीवित किया गया है। गुज़िश्ता साल दिसंबर में 70 से ज्यादा ग्राम पंचायतों ने मिलकर नदी की बहाली का काम शुरू किया। साल के पहले 6 माह में ही लोगों ने 100 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बहाल की। बारिश का मौसम शुरू हुआ, लोगों की मेहनत रंग लाई और दरियाए सोत पानी से लबरेज हो गया। हमारे यहाँ सोत नदी चल रही है। हमारी सरकार ने मान लो वहाँ पर रोजगार सेवक उनको रोजगार मिला है। सोत नदी खुदवाई है, उसमें पायलट बनवाई है, काम के लोगों को रोजगार भी मिला है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। खुदाई भी हुई थी और अच्छा काम हुआ था, पानी बहने लग गया उसमें और गाँव वालों को रोजगार भी अच्छा हो गया उसमें। इसके लिए वृक्षारोपण कराया गया है। ये किसानों के लिए खुशी का एक बड़ा मौका है। लोगों ने दरिया के किनारों पर बांस के 10,000 से जायद पौधे भी लगाए ताकि इसके किनारे मुकम्मल तौर पर महफूज रहें। इस नदी में बहने वाला पानी किसानों को राहत दे रहा है। तकरीबन 40 साल पहले तक दरियाए सोत जिला के किसानों के लिए फसलों की आबपाशी का एक बड़ा जरिया हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये नदी खत्म हो गई। ये नदी अमरोहा जिला की सरहद से शुरू होकर संभल जिला की ग्राम पंचायत धकतोड़ा से होते हुए जिला बदायूं तक जाती है। इस नदी को दरियाई गंगा नदी का मुआविन भी कहा जाता है। ये नदी जिला के 5 ब्लॉकों की 71 ग्राम पंचायतों से गुजर रही है। यह हजारों किसानों के लिए आबपाशी का एक बड़ा जरिया है। मादूम हो चुकी तकरीबन 112 किलोमीटर तवील नदी को दोबारा आबाद करना काबिल सताइश काम है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और अब नजर डालते हैं आलमी खबरों पर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने इसराइल और हमास के दरमियान जारी कशीदगी को तशवीशनाक करार दिया है। उन्होंने गाजा पर हो रही मुसलसल बमबारी पर कहा है कि मुसल्लत तसादुम में कोई भी फरीक बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून से बालातर नहीं है। हमास के हमलों से हवास बाख्ता इसराइली फौज पिछले 18 दिनों से गाजा पर मुसलसल बमबारी कर रही है। भ्रम फैलाने की आदि है और लालच की राजनीति सादा कांग्रेस करती रही है और उसी का परिणाम है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा से कहा कि वो ईरान के साथ कशीदगी नहीं चाहता, लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन ने खबरदार किया है कि अगर ईरान या उसके इत्तेहादियों ने कहीं भी अमरीकी एहलकारों पर हमला किया तो अमरीका खामोश नहीं रहेगा और फौरी कार्रवाई करेगा। ब्लिंकन ने
15 रुकनी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से इसराइल और हमास के दरमियान जारी तनाज़े के हवाले से बात की। बैनुल-अक़वामी सतह पर खदशा है कि इसराइल और ईरान की हिमायत याफ्ता हमास के दहशतगर्दों के दरमियान गुज़िश्ता 18 दिनों से जारी तनाज़ा एक खौफनाक जंग में तब्दील हो सकता है, जिसमें लेबनान की बड़े हथियारों से लैस तेहरान की हिमायत याफ्ता हिज़्बुल्लाह को भी शामिल किया जा सकता है। और हमास इसराइल कशीदगी के दरमियान फ्रांसीसी सदर एमैनुअल मैक्रों ने यरूशलेम में इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और रमल्ला में फ़िलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास से अलग अलग मुलाकातें की। अपनी मुलाकातों के दौरान उन्होंने कहा कि फ्रांस और इसराइल दहशतगर्दी को अपना मुश्तरका दुश्मन समझते हैं। फ़िलिस्तीनी रहनुमा महमूद अब्बास से मुलाकात के दौरान उनका कहना था कि हमास का हमला न सिर्फ इसराइल के लिए तकलीफ दे है, बल्कि ये फ़िलिस्तीनी अवाम के लिए भी तबाही है। इसके साथ ही उन्होंने अपने दौरे के दौरान ये तजवीज़ पेश की है कि इराक़ और शाम में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ने वाले बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद को गाज़ा में फ़िलिस्तीनी दहशतगर्द ग्रुप हमास के खिलाफ लड़ाई को शामिल करने के लिए अपना दायरा कार बढ़ाना चाहिए। दरिस्ना फ्रांसीसी सदर एमैनुअल मैक्रों आज उर्दन के शाह अब्दुल्ला दुम से भी मुलाकात करेंगे। और आइए अब बात करते हैं अपने नामा निगार अमृतपाल सिंह से, जो यरूशलेम में मौजूद हैं। अमृतपाल, इसराइल अपने फ़िज़ाई हमलों में मुसलसल इजाफा करता जा रहा है, मरने वालों की तादाद भी लगातार बढ़ रही है, तो इस वक्त वहां की ज़मीनी सूरत हाल क्या है? देखिए, ये जंग का 19वां दिन है और स्थिति हर घड़ी खराब हो रही है। कल रात इजराइल की डिफेंस फोर्सेस के अपने एडमिशन से उन्होंने 400 स्ट्राइक्स की कल, तो लगातार स्थिति खराब हो रही है। हमास कह रहा है कि पिछले 2 दिनों में 700 लोग मारे जा चुके हैं इजरायली स्ट्राइक्स की वजह से, और इजराइल साफ कह रहा है कि वो जमीनी रास्ते, समुद्र के रास्ते, हवाई स्ट्राइक्स बढ़ाएगा आने वाले दिनों में, और क्लियर उनका ऑब्जेक्टिव है। कल नेतन्याहू की स्टेटमेंट थी कि उन्होंने कहा कि हम हमास को मिलिटरीली और पॉलिटिकली भी खत्म कर देंगे। तो और साथ ही साथ इजरायली आर्मी वहां मैसेजेस ब्रॉडकास्ट कर रही है सिविलियन पॉपुलेशन को कि आप एक तो मूव आउट करें और दूसरी इजराइल फोर्सेस की मदद करें हमास के खिलाफ। उनको फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, पैसे का लालच दिया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि आपकी प्रोटेक्शन का और इस सीक्रेसी का ध्यान रखा जाएगा। अगर जो बंधक बनाए हैं हमास ने उसके बारे में आप जानकारी देंगे। हालांकि ये कितना कारगर साबित होगा ये देखना होगा, क्योंकि वहां हमास का ठीक ठाक कंट्रोल है गाजा स्ट्रिप में, और जिस तरह की बॉम्बिंग्स हो रही हैं और जिस तरह की सफरिंग हो रही है, वहां के लोग क्या इजरायली फोर्सेस के साथ कोलैबोरेट करना चाहेंगे, ये बड़ा सवाल है। पर अब जैसे आपने कहा कि कूटनीतिक प्रयास हो रहे हैं, कूटनीतिक प्रयास तो हो रहे हैं, पर इजराइल ने साफ, जो वेस्टर्न लीडर्स यहाँ आ रहे हैं, कल एमैनुअल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति थे, उनको साफ कहा है कि मिलिट्री कैंपेन तो हम हर कीमत पर जारी रखेंगे, किसी कीमत पे इसको बंद नहीं करेंगे। और तो वहीं एमैनुअल मैक्रों ने इजराइल के साथ अपनी सहानुभूति जताई और ये भी कह डाला कि जैसे दाइश को या आईसिस के अगेंस्ट एक फ्रंट है वेस्टर्न कोएलिशन का, उसी तरह का फ्रंट हमास के खिलाफ भी खोलना चाहिए। तो सपोर्ट जताई, पर वहीं कहा कि बंधकों को फ्री कराना सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इस जंग का, और दूसरा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और सिविलियन कैजुअलिटीज को कैसे रिड्यूस किया जाए ये देखना होगा। तो क्लियरली कूटनीति जो प्रेशर है इजराइल पे वो ये है कि ग्राउंड इन्वेजन या ग्राउंड असॉल्ट अभी ना करे, क्योंकि उससे ये जो एस्केलेशन है वो वाइडर एस्केलेशन हो सकती है। पर जंग लगातार जारी है और स्थिति हर घड़ी और गंभीर होती जा रही है। शुक्रिया अमृतपाल इस तमाम तफसीलात के लिए। जैसे कि अमृतपाल ने बताया कि ज़मीनी सूरत हाल की अगर बात करें तो काफ़ी तशवीशनाक है, लगातार अमवात वहाँ पर हो रही हैं। दूसरी तरफ इसराइल भी चारों तरफ से हमास को पूरी तरह ख़त्म करने का अज़्म किए बैठा है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। अमेरिका के मुतादिद रियासतों ने मेटा और उसके ज़ैली इदारों के खिलाफ बच्चों की ज़हनी सेहत पर मनफी असरात के हवाले से मुकदमात दर्ज कराए हैं। मंगल को दर्ज कराई गई शिकायत में कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क समेत 33 रियासतों के अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि मार्क ज़करबर्ग ने बार बार आवाम को फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे अपने प्लेटफॉर्म्स के खतरात के बारे में गुमराह किया है, जिसकी वजह से छोटे बच्चों में सोशल मीडिया की लत बढ़ रही है। ऑकलैंड और कैलिफोर्निया की वफाकी अदालत में दायर की गई शिकायत के मुताबिक
मेटा का वाहिद मकसद जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मुनाफा कमाना है। ये मेटा प्लेटफॉर्म और इसके तहत फेसबुक और इंस्टाग्राम के खिलाफ बच्चों और नौउम्रों को सोशल मीडिया पर लाइक्स का आदी बनाकर उनकी जहनी सेहत को खराब करने का अब तक का सबसे बड़ा मुकदमा साबित हो सकता है। अगली खबर जर्मनी से। जर्मनी के साहिल के करीब शुमाली समुद्र में 2 माल बरदार जहाज़ों के टकराने के बाद अमले का एक रुकन हलाक और 4 लापता हो गए हैं। तर्जुमान ने बताया कि वेरेट स्टील ले जा रही थी और इसमें 1300 क्यूबिक मीटर डीजल था। जर्मनी के हेलिगोलैंड जजीरानुमा के जुनूब मगरिब में तकरीबन 22 किलोमीटर के करीब ये टकरा गए। सेंट्रल कमांड ने कहा कि पॉलिसी पर 22 अफराद सवार थे, जिनमें से कोई जख्मी नहीं हुआ है। और आइए नजर डालेंगे दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात पर। उर्दू अखबारात के जायजे में जो सबसे पहली खबर हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये है इसराइल और गज़ा में हमास के लिए जो कार्रवाई जारी है उस सिलसिले में। इसराइल फ़िलहाल गज़ा में ज़मीनी कार्रवाई नहीं कर रहा है, लेकिन यरग़मालियों की रिहाई के बाद ही जंग बंदी पर बातचीत की जाएगी। ये अमरीकी प्रेसिडेंट सदर का बयान। और हमास ने 2 इसराइली खातून को इस बीच में रिहा किया है, लेकिन लगातार अमवात का सिलसिला जारी है। जंग में गज़ा के 2000 से ज़ायद बच्चे मारे गए हैं। अगली खबर हम ले रहे हैं वो भी रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से। मशरक़ वस्ती में तनाज़ात से आलमी तेल बाज़ार के मुतासर होने का इम्कान है। जोग्राफियाई सियासी कशीदगी आलमी मईशत के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। आलमी बैंक के सदर अजय बंगा का बयान। और उसके बाद की खबर भी सहारा से ही, और ये अल अज़ीज़िया रेफरेंस केस में नवाज शरीफ की सज़ा को मुअत्तल कर दिया गया है। तो शाखाना रेफरेंस मामले में भी उन्हें ज़मानत मिल गई है। पाकिस्तान की सियासत में उलटफेर, नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया इन मुकदमात में। और अब आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, और ये सुर्खी है निठारी केस से मुतालिक। निठारी केस के मुतासरीन सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और दोबारा से अपील करेंगे मुल्ज़मान के खिलाफ। इसके बाद की जो सुर्खी हम ले रहे हैं हमारा समाज से वो सुर्खी, और गैर मुल्की ताकतें मणिपुर में अमन की कोशिशों को नाकाम बनाने की कोशिश कर रही हैं, आरएसएस चीफ का बयान। तो उसके बाद की जो सुर्खी हम ले रहे हैं वो खलीज बंगाल में शदीद दबाव का इलाका तूफ़ान हामुन में तब्दील हुआ है, और इस सिलसिले में इब्तदाई वार्निंग जारी कर दी गई हैं। आगे बढ़ेंगे इनकलाब की तरफ। इनकलाब की जो सुर्खी है अगली वो लेते हैं। फ्रांसीसी सदर इसराइल से मुकम्मल यकजहती के लिए तल अवीव पहुँच गए हैं, और उन्होंने कहा है कि हमास की दहशतगर्दी की वजह से न सिर्फ इसराइल बल्कि फ़िलिस्तीनी अवाम भी तकलीफ़ में है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली सुर्खी, इसराइली हमलों में 700 से ज़ायद फ़िलिस्तीनी जाँ बहक हुए हैं गुज़िश्ता 2 दिनों में। और इसके बाद की जो सुर्खी वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालिक है। दशहरे के प्रोग्राम में वज़ीर आज़म ने शिरकत की, और इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत को इस वक्त मुतात रहने की ज़रूरत है, साथ ही साथ इलाक़ायत और ज़ात पात को मिटाने का अज़्म उन्होंने यहाँ पर दोहराया, अपोजिशन को निशाना बनाया। तो ये थे आज के उर्दू अखबारात, और अब रुख करते हैं खेल के मैदान का। वनडे क्रिकेट आलमी कप में आज ऑस्ट्रेलिया और नेदरलैंड्स की टीम आमने सामने होगी। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मौजूदा टूर्नामेंट में दोनों टीमों का अब तक का सफर कुछ ठीक नहीं रहा। इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 4 मैच खेले हैं, जिसमें 2 में जीत हासिल की है। वहीं नेदरलैंड्स की टीम अब तक 4 मैच में सिर्फ 1 ही जीत चुकी है। पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया जहां 6ठे नंबर पर है, तो वहीं नेदरलैंड्स 8वें नंबर पर है। दोनों टीमें आज जब मैदान में उतरेंगी तो उनकी पूरी कोशिश जीत के साथ टूर्नामेंट में अपनी पोजीशन को बेहतर करने पर होगी। और क्रिकेट आलमी कप में कल हुए मुकाबले में जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश को 149 रन से शिकस्त दे दी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफ्रीकी टीम ने 382 रन बनाए। शानदार फॉर्म में चल रहे क्वांटन डी कॉक ने 174 रन की इनिंग्स खेली। डी कॉक की इस आलमी कप में ये तीसरी सेंचुरी है। वहीं हेनरिक क्लासन ने 90 रन की तूफानी इनिंग खेली। जवाब में बांग्लादेश की टीम 233 रन पर ही सिमट गई। बांग्लादेश की जानिब से हमदुल्ला ने सेंचुरी लगाई। इस जीत के साथ अफ्रीकी टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है।
पैरा एशियन गेम्स में भारत की शानदार कारकर्दगी का सिलसिला जारी है। आज मुकाबले के तीसरे दिन भारतीय खिलाड़ी एथलेटिक्स, तैराकी, शूटिंग और बैडमिंटन समेत कई दीगर खेलों में मैदान में उतरेंगे। भारतीय खिलाड़ियों ने मुकाबले के दूसरे दिन 3 तलाई, 6 चांदी और 8 कांसे के तमगों पर कब्जा किया है। प्राची यादव ने पैराकनोए और दीप्ति जनोंजी ने 400 मीटर T20 इवेंट में तलाई तमगा जीता, जबकि शंकरप्पा शरत ने मर्दों की 5000 मीटर T13 रेस में तलाई तमगा जीता, जबकि नीरज यादव ने डिस्कस थ्रो में मुल्क के लिए तलाई तमगा हासिल किया। बीसवीं सदी के बेहद मकबूल शायर और नगमा निगार साहिर लुधियानवी का आज यौम पैदाइश है। वो 8 मार्च 1921 को लुधियाना के करीमपुरा में पैदा हुए। साहिर का असल नाम अब्दुल हई था। वो कॉलेज के ज़माने से ही शेर व शायरी के लिए मशहूर थे। उन्होंने 1949 में रिलीज हुई फिल्म आज़ादी की राह पर के लिए पहली बार नगमे लिखे। उन्हें फिल्म के लिए लिखे गए नगमों से काफ़ी शोहरत मिली। फिल्म नौजवान का गाना ठंडी ठंडी हवाएं लहरा के आए बेहद मकबूल हुआ। बाद में साहिर लुधियानवी ने बाजी, प्यासा, फिर सुबह होगी, कभी कभी जैसी मशहूर फिल्मों के लिए भी नगमे लिखे। सचिन देव बर्मन के अलावा एन दत्ता, शंकर जयकिशन, खयाम वगैरह जैसे मौसीकारों ने उनके गानों की धुनें तरतीब दी। साहिर पहले नगमा निगार थे जिन्होंने अपने नगमों के लिए रॉयल्टी वसूल की। साहिर के लिखे हुए मशहूर नगमों में हम दोनों फिल्म का अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, गुमराह का चलो फिर एक बार फिर से अजनबी हो जाए, कभी कभी का मैं पल दो पल का शायर हूँ, प्यासा का ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है जैसे नगमे बेहद मकबूल हुए और आज भी लोगों में मकबूल हैं। उनके क्लासिक गाने बेहद मशहूर है। साहिर लुधियानवी का 25 अक्टूबर 1980 को 68 बरस की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में इंतकाल हुआ। और आइए अब नजर डालेंगे मौसम के हाल पर। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।